कहानी है नीलगिरी नगर की। नीलगिरी नगर में हर तरह के लोग थे, अमीर भी और गरीब भी। कुछ बहुत चालाक थे तो कुछ सीधे साधे, कुछ खेतों में पसीना बहाते तो कुछ चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान सजाते थे। इन्हीं के बीच एक ठेले वाला था जिसका नाम राघव था। राघव अपने चटपटे मटन चावल के लिए मशहूर था। उसके हाथ के स्वाद का पूरा गांव दीवाना था। एक दिन दूसरे गांव से एक व्यापारी वहां आया। घूमते घूमते वो राघव के ठेले के पास पहुंचा, जहां दो लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। राघव चिल्लाया, अरे भाई बस भी करो, लड़ने के लिए मेरा ही ठिकाना मिला है क्या? राघव भाई आप ही न्याय करो, ये मोटा मुझे चुनौती दे रहा है कि खाने में मैं इसे कभी नहीं हरा सकता। क्या आपको लगता है कि ये मुझे हरा पाएगा? राघव मुस्कुराया, अब मैं कैसे कहूँ, सुना है कि दुबले लोग अक्सर हाथियों से ज्यादा खा जाते हैं। दुबला आदमी खुश होकर बोला, सुना मोटे, राघव भाई ने पते की बात कही है। तुझे लगता है कि सिर्फ पेट फूलने से भूख बढ़ जाती है? राघव भाई आज फैसला हो जाए, आप प्लेट लगाना शुरू करो और तब तक खिलाओ जब तक हम में से कोई हाथ न जोड़ ले। राघव ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरा तो धंधा ही चमकेगा। दोनों ने खाना शुरू किया। काफी देर बाद मोटा आदमी हाँफते हुए बोला, बस राघव भाई, अब एक निवाला भी गले से नीचे नहीं जाएगा, मैं हार गया। दुबला आदमी ठहाका मारकर बोला, क्यों भाई, निकल गई सारी हवा, देख लिया ना पतले आदमी का दम। मोटा चिढ़कर बोला, मैं नहीं मानता, राघव भाई ने जरूर मुझे ज्यादा और तुझे कम परोसा होगा। अरे भाई तुम दोनों की लड़ाई में मुझे क्यों घसीट रहे हो? लो ये व्यापारी बाबू यहीं खड़े हैं, इन्हीं से पूछ लो, क्या मैंने कोई भेदभाव किया? व्यापारी ने शांति से कहा, भाई राघव ने तो बराबर ही दिया था, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग इतना मामूली मटन चावल खाते कैसे हो? राघव हैरान होकर बोला, क्या कहा? मेरा मटन पूरे इलाके में नंबर 1 है। होगा कल तक, पर अब विक्रम आ गया है। कल से देखना कि असली जायका क्या होता है, तुम बस देखते रह जाओगे। अगले दिन सुबह विक्रम ने गांव के चौराहे पर अपना नया ठेला लगाया और बोर्ड टांग दिया, असली बटेर बिरयानी। गांव वाले जमा हो गए। एक बोला, बटेर बिरयानी, भाई ये कौन सा नया अजूबा है? दूसरा बोला, पता नहीं शहर वाले क्या क्या खिलाते हैं, चलो देखते तो हैं कि माजरा क्या है। विक्रम ने ग्राहकों को आवाज दी, आओ भाइयों, नीलगिरी नगर में पहली बार ऐसी बिरयानी लाया हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। शहर में तो लोग इसके लिए लाइन लगाते हैं और तुम लोग बस मटन चिकन में अटके हुए हो। कल वाले दोनों लोग यानी मोटा और पतला वहां पहुंचे। विक्रम ने उन्हें पहचान लिया और बोला, अरे तुम तो वही हो ना जो कल राघव के यहाँ मटन की तारीफ कर रहे थे। अगर खाना है तो आओ, वरना मेरे ग्राहकों को भ्रमित मत करो। दोनों ने एक एक प्लेट ली और खाते ही बोले, वाह विक्रम भाई, ऐसी खुशबू और ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। कुछ दिन बीत गए। एक शाम गांव के चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे। तभी वहां से 2 आदमी गुजरे। वे अजीब तरह से फुर फुर की आवाज निकाल रहे थे। एक ग्रामीण ने पूछा, अरे भाई तुम लोग बात करते करते ये चिड़ियों जैसी आवाज क्यों निकाल रहे हो? कोई बीमारी हो गई है क्या? बीमारी नहीं भाई, ये तो जादू है। हम पिछले 3 दिनों से विक्रम की बटेर बिरयानी खा रहे हैं, उसी का असर है। आवाज निकालने में बड़ा मजा आ रहा है, तुम भी खाकर देखो, फुर फुर। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग राघव का ठेला छोड़कर विक्रम के पास लाइन लगाने लगे। राघव परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है? मेरा धंधा तो चौपट हो गया। लगता है मुझे भी बटेर बिरयानी ही बेचनी पड़ेगी। वो तुरंत पास के कसाई के पास गया और बोला, भाई मुझे 10 किलो ताजा बटेर दे दो। कसाई ने माथा पीट लिया, अरे राघव दिमाग ठीक है? मैं मटन और चिकन बेचता हूँ, बटेर कहाँ से लाऊं? पूरे इलाके में कहीं बटेर नहीं मिलता। राघव सोच में पड़ गया, अगर कहीं बटेर मिलता ही नहीं तो विक्रम कहाँ से ला रहा है? उसने अपनी पत्नी से सलाह ली। पत्नी ने कहा, अगर सच जानना है तो उसका पीछा करो। अगली सुबह राघव ने विक्रम का पीछा किया। उसने देखा कि विक्रम उसी कसाई की दुकान से चुपके से मुर्गियों के पंख और छोटे टुकड़े एक काले थैले में लेकर निकल रहा है। राघव कसाई के पास गया, झूठ मत बोलो, अभी विक्रम तुमसे क्या लेकर गया? कसाई बोला, भाई वो तो बस चिकन के खराब हिस्से और ढेर सारे पंख ले जाता है। कहता है कि बिरयानी में ये डालकर वो उसे बटेर जैसा दिखाएगा। राघव समझ गया,
कि खाने में तो धोखा है, पर वो आवाज वाला राज अभी भी बाकी था। रात को राघव ने फिर विक्रम का पीछा किया। उसने देखा कि विक्रम उन 2 आदमियों को पैसे दे रहा था जो फुर फुर कर रहे थे। विक्रम कह रहा था, लो तुम्हारे पैसे, कल थोड़ा और जोर से आवाज निकालना ताकि और लोग आएं। राघव मुस्कुराया, अच्छा तो ये खेल है, अब बताता हूं तुझे। अगले दिन राघव ने अपने ठेले पर एक बड़ा बोर्ड लगाया, विदेशी बटेर बिरयानी, तुरंत असर। विक्रम के पास खड़े लोग राघव की तरफ भागे। विक्रम बोला, राघव भाई, 150 रुपए की मेरी बिरयानी छोड़कर लोग तुम्हारे पास क्यों आएंगे? राघव चिल्लाया, क्योंकि तुम्हारी बिरयानी का असर 7 दिन में होता है और मेरी बिरयानी खाते ही आदमी चिड़िया बन जाएगा। कीमत 250 रुपए प्लेट। तभी राघव का एक पालतू लड़का आया और बिरयानी खाते ही जोर जोर से फुर फुर करने लगा। भीड़ पागल हो गई। अरे सच में, हमें भी दो, हमें 7 दिन इंतजार नहीं करना। जब सब लोग 250 रुपए देने को तैयार हो गए, तब राघव ने हाथ ऊपर उठाए और बोला, रुको गांव वालों, तुम सब कितने भोले हो। बटेर बिरयानी जैसा कुछ नहीं होता, ना ही कुछ खाकर आवाज बदलती है। उसने उस लड़के को सामने बुलाया और कहा, मैंने इसे 50 रुपए दिए थे ये आवाज निकालने के लिए, और यही काम ये विक्रम कर रहा है। ये तुम्हें चिकन के कूड़े को बटेर बताकर खिला रहा है और भाड़े के टट्टुओं से आवाज निकलवा रहा है। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे विक्रम की ओर मुड़े। अच्छा, तो तूने हमें बेवकूफ बनाया और हमारे पैसे लूटे। इससे पहले कि गांव वाले उसे पकड़ पाते, विक्रम अपना ठेला छोड़कर दूसरे गांव की ओर सिर पर पैर रखकर भागा। राघव मुस्कुराया और बोला, देखा भाइयों, लालच और अंधविश्वास का अंत यही होता है। अब वापस आओ और असली मटन चावल का आनंद लो। पहाड़ियों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव, नंदनपुर। इस गांव की सुबह और शाम की रौनक एक ही शख्स से थी। नाम था दीनानाथ। उसकी ईमानदारी का सिक्का पूरे इलाके में चलता था। उसका ठेला सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि गांव का दिल था। सुबह काम पर निकलने वाले हों या शाम को थके हारे लौटने वाले मजदूर, सबकी जुबान पर एक ही बात होती, पहले दीनानाथ की चाय और गर्मा गर्म समोसे, फिर घर की राह। एक दिन दीनानाथ ने अपना ठेला सजाया ही था कि गांव वाले जुटने लगे। भाप उड़ती चाय और समोसों की खुशबू ने समा बांध दिया। अरे दीनानाथ भाई, आज तो पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। जरा कड़क समोसे और वो अपने मशहूर अदरक वाली चाय पिला दो, रूह खुश हो जाए। अरे भाई, आप लोगों का प्यार ही तो मेरी असली कमाई है। ये लीजिए, बिल्कुल ताजा है। भीड़ में से आवाज आई, वाह भाई, अगर रोज ऐसा स्वाद मिले तो बंदा घर का खाना ही भूल जाए। तभी चंदू नाम का शख्स आया और बोला, दीनानाथ जी, अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। अगर मिठाइयां आपने नहीं बनाई तो समझो बाराती दरवाजे से ही लौट जाएंगे। दीनानाथ ने हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, आप तो ऐसे डरा रहे हैं जैसे मुझे मिठाई नहीं, जंग लड़ने जाना है। बेफिक्र रहिए, ऐसी जलेबियां छानूंगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तभी दीनानाथ ने घोषणा की, भाइयों, कल मेरा ठेला नहीं लगेगा, मुझे शादी के काम से दूसरे गांव जाना है। अरे बाबा, हम भी वहीं आ रहे हैं। खाना छोड़ सकते हैं पर आपके हाथ का स्वाद नहीं। शाम हुई, दीनानाथ घर लौटा। वहां उसकी जान, उसकी बेटी काव्या उसका इंतजार कर रही थी। काव्या बेटा, कल मैं शहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। काव्या चहक उठी, बाबूजी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, स्कूल की छुट्टी भी तो है। अगले दिन शादी का माहौल था। दीनानाथ पकवान बनाने में जुट गया। लोग शादी देखने कम, दीनानाथ के हाथों का जादू चखने ज्यादा आए थे। बाराती ऐसे टूट पड़े जैसे सदियों के भूखे हों। कोई प्लेटें भर रहा था तो कोई चुपके से पोटलियों में मिठाई बांध रहा था। वहीं एक कोने में काव्या और सूरज, जमींदार का बेटा, छुपकर बातें कर रहे थे। सूरज ने कहा, काव्या, हम कब तक ऐसे छुपते रहेंगे? मैं अपने पिताजी से बात करूंगा। काव्या डरी हुई थी। सूरज, तुम्हारे पिताजी बहुत रसूख वाले हैं और मेरे बाबूजी एक मामूली हलवाई। इसी बीच गांव का घमंडी जमींदार भानु प्रताप अपने गोदाम पर बैठा था। तभी बिहारी नाम का एक गरीब मजदूर आया। मालिक, दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। भानु प्रताप ने उसे दुत्कार दिया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, क्या हुआ तुझे? मालिक, कब्ज की शिकायत है, बहुत तकलीफ में हूं। जमींदार हंसा, तो मैं क्या करूं,
पेट साफ करने का चूरन खा ले और यहां से दफा हो जा। बिहारी रोते हुए बोला, मालिक, जब आपको ये तकलीफ होगी तब समझ आएगा कि पेट का बोझ क्या होता है। साल बीत गए, नंदनपुर बदल गया, पर दीनानाथ का स्वभाव नहीं बदला। अब काव्या और सूरज बड़े हो चुके थे। सूरज ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता भानु प्रताप से शादी की बात की। भानु प्रताप का चेहरा तमतमा उठा। उस हलवाई की बेटी? कभी नहीं। पर सूरज ने अपनी चालाकी दिखाई। पिताजी, आप समझ नहीं रहे, दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। हम दहेज के नाम पर उससे मोटी रकम वसूल सकते हैं। उसे कहेंगे कि पैसा शादी के खर्च के लिए है। भानु प्रताप की आंखों में लालच चमक उठा। वाह मेरे शेर, ये हुई ना अमीरों वाली चाल। अगले दिन भानु प्रताप दीनानाथ के पास रिश्ता लेकर गया। ऊपर से मीठी बातें की, लेकिन अकेले में ले जाकर अपना असली रंग दिखाया। देखो दीनानाथ, रिश्ता तो पक्का है, लेकिन खानदान की इज्जत के लिए 5 लाख नकद और भारी दहेज लगेगा। दीनानाथ का दिल टूट गया, पर बेटी की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। वो दर दर भटका, दोस्तों से हाथ फैलाए, पर कहीं से मदद नहीं मिली। एक रात वो अपने पुराने मित्र के बेटे शेरू के पास गया। शेरू नशे में धुत था। उसने दीनानाथ को पहचानने से इनकार कर दिया और धक्का दे दिया। अगली सुबह जब शेरू का नशा उतरा तो उसकी माँ ने उसे खूब लताड़ा। जिस दीनानाथ ने तुझे बचपन में संभाला, तूने उसी का अपमान किया। शेरू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सीधे दीनानाथ के पास पहुंचा। दीनानाथ ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। 5 लाख? वो जमींदार इंसान में ही भेड़िया है, शेरू ने गुस्से में कहा। उधर काव्या को सूरज की असलियत पता चल गई। उसे पता चला कि सूरज ने ही अपने पिता को दहेज मांगने की सलाह दी थी। जब सूरज उससे मिलने आया तो काव्या की आंखों में अंगारे थे। सूरज, मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुम तो मेरे बाबूजी की मजबूरी का सौदा करने निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनसे पैसे मांगने की? आज से हमारा सब खत्म। मैं ऐसे लालची घर की बहू कभी नहीं बनूंगी। काव्या दौड़कर अपने पिता के पास गई। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे वो शादी नहीं करनी। तभी शेरू वहां पैसों का बैग लेकर पहुंचा। अंकल, ये लीजिए पैसे। पर दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब इनकी जरूरत नहीं। मेरी बेटी ने अपना स्वाभिमान चुन लिया है। कहानी का अंत तब हुआ जब जमींदार भानु प्रताप का बुरा वक्त शुरू हुआ। गांव के मजदूरों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। सूरज, जिसे कभी पसीने से नफरत थी, अब खुद बेलचा उठाकर काम करने पर मजबूर था। लोग तंज कसते, क्या हुआ जमींदार साहब, अब तो आपका बेटा भी हमारी तरह मिट्टी ढो रहा है। भानु प्रताप चिल्लाया, रोहन, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मजदूर बोले, अब कोई नहीं बचाएगा सेठ, तुमने सालों तक हमारा खून चूसा है, आज हिसाब बराबर होगा।